गणपत, चंदर, भीम, नजीर, रकमा। मीनू को मारने का मोटिव तो सबके पास है। गणपत ने मीनू का सौदा करने के लिए पैसे लिए थे, इसी चक्कर में उसने मीनू को मार दिया। चंदर तो है ही लिच्चड़ आदमी, उसने भी मीनू को मारने की धमकी दी थी। अब हमारा प्राइम सस्पेक्ट भीम, एक तरफा आशिक, शायद रिजेक्शन झेल नहीं पाया। लेकिन सर अगर एक तरफा प्यार है तो मीनू के पेट में बच्चा किसका था? शायद किसी और का हो। और सर सस्पेक्ट लिस्ट में ये रकमा का नाम क्यों? मीनू प्रेग्नेंट थी, बदनामी के डर से रकमा ने मीनू को मार डाला, ये भी तो हो सकता है। सर अगर तांत्रिक वाले एंगल से देखा जाए तो फिर पाटिल भी सस्पेक्ट है। पाटिल का सीडीआर और बाकी डिटेल्स निकलवाए। यस सर, आई एम वर्किंग ऑन इट। सर वो स्टोर कीपर इमरान बशीर आया। साहब मैं सबको पैसा देता हूँ, समाज सेवा नहीं वैध से देता हूँ, वो भी 20%। 25,000 रुपए दिए तूने रकमा को। एक दिहाड़ी मजदूर के लिए ये बहुत बड़ी रकम होती है, और ऊपर से ना तूने मुद्दल लिया ना इंटरेस्ट लिया। उस फैमिली में क्या इंटरेस्ट था तेरा? मतलब मीनू पे लाइन मारता था ना, चॉकलेट देता था उसको। मीनू छोटी बच्ची है, 15 साल की साहब, वो मेरे लड़की जैसी थी। वो चॉकलेट तो बच्चों को ही देते हैं ना सब। 4 तारीख की रात को कहाँ था? मैं मेरे घर पर ही था साहब। है कोई गवाही देने के लिए? है नहीं साहब, मैं वसई में अकेला रहता हूँ। मेरी बीबी और बच्ची है 5 साल की, वो गांव रहती है। गाँव कहाँ तेरा? झारखंड। झारखंड गाँव नहीं है। हाँ वही झारखंड में एक छोटा गांव है साहब, वहाँ रहते हो। अभी बिना हमारी परमिशन के शहर से बाहर नहीं जाने का। जी सर, सलाम सर। क्या लगता है सर? भूल भुलैया है, घूम फिर के हम वहीं वापस आ रहे हैं। सर पाटिल की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। 5 तारीख को सुबह 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक वो बिल्डिंग साइट पे था, और सर मीनू की बॉडी हमें सुबह 7 बजे मिली। पाटिल क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। तूने भी की। अरे ओ मेरी मयूरी कहाँ? अरे लिपस्टिक तुम्हारी बड़ी मस्त लग रही है। कौन सा फ्लेवर है? स्ट्रॉबेरी, वनीला या काला खट्टा? एक काम करते हैं, तुम्हारे लिपस्टिक के कलर की तुम्हारी कुर्ता खरीद के देते हैं, ठीक है? चलो। अरे 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 चमक चलो, तारे सुनकर शर्मा गई क्या? अरे इमरान भाई, कुत्ते की दुम सीधी होगी मगर तू सुधरेगा नहीं चंदर। अरे शर्म कर। अरे इमरान भाई, मौज मस्ती करने की उम्र है, शर्म करने के लिए पूरी जिंदगी रखी हुई है। तू सुधरेगा नहीं, चल निकलता हूँ। ए मीनू। हाँ माँ। जरा संभाल के। पता है ना ये जगह मनहूस है, और पता है ना कमला के साथ क्या हुआ? हाँ माँ। यहाँ की दीवारों की भी आंखें, वो भी गंदी। हमें ही संभल के रहना होगा। हाँ माँ। और सुन, यहाँ के आके ना रोटी बनाने में मेरी मदद कर देना। मसला उठा उठा के ना हाथ दुखने लगा है। तो मत बनाओ रोटी, चावल खा लेंगे आज। 10वीं की पढ़ाई आसान नहीं है माँ। और हम जो मर मर के काम कर रहे हैं वो आसान है? तुम लोग अकेले पूरी दुनिया से लड़ रहे हो, वो आसान है? हैं? माँ, भूख लगी, खाना दो। देते हैं, ई चाहिए वो चाहिए, लेकिन काम में किसी को हाथ नहीं बटाना है। माँ मैं आपका सारा काम कर दूंगा, बस एक बार मुझे मोबाइल दिला दो। तुमने अम्मा के पास पैसों का झाड़ लगाए, पहले कपड़ा धोना सीख लो। मोबाइल नहीं दिलाओगी? नहीं दिलाएंगे। तो मुझे भी खाना नहीं खाना। अरे मीनू डार्लिंग, एक तो हमारे देश में इतनी ज्यादा पानी की किल्लत है, फिर भी तुम बहाने जा रही हो, हैं? ए, सच कहें, हीरोइन लगती हो तुम। कौन है बाहर? कौन है? कौन है वहां पे? कमीना चंदर ही होगा।
ये ले मीनू, इससे दिमाग तेज होता है। बादाम, लेकिन ये तो बहुत महंगा होता है ना, कहाँ से लाए हो इतने पैसे? तू पैसे की चिंता मत कर, तू बस बड़ी अफसर बन जा, अफसर मीनू। और तू भी कितना कुछ करती है मेरे लिए। क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो इसलिए। हाँ, और तू भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। मेरा मतलब है तू भी अच्छी लड़की है ना, इसलिए मैं ये तेरे लिए लेके आया हूँ। अरे भीम भैया, आज तो काम की छुट्टी जल्दी हो गई होगी ना? हाँ, वो मौसम थोड़ा खराब है ना आज इसलिए। चल मीनू, मैं आता हूँ। ये सब लड़के ना, बात मत किया करो इनसे, बहुत गंदे हैं। काहे? तुम भी तो यहीं रहते हो ना, लेकिन तुम तो हमारे अच्छे भाई हो। पारू, कन्या, मंड्या, रकमत आई, जल्दी आओ। अरे ये देखो टीवी पे क्या है, ये देखो। 16 साल की कमला के साथ अत्याचार करने वाला आरोपी असलम अब पुलिस के हाथ लग चुका है। पुलिस ने उसे गोमती नदी से अरेस्ट किया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर की 16 साल की बच्ची की बुरी हालत करने वाले इस आरोपी को फांसी देने की मांग पब्लिक डोमेन से हो रही है। इस विषय पर आरोपी को कोर्ट ले जाया जा रहा है। आइए हम जानते स्वयं उनसे। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग खाली फोकट में को अंदर लेकर आए। आप एक बात बताइए, अगर मैंने कमला को जलाया तो कोई गवाह है? नहीं है। और इतना कानून हम भी जानते हैं कि गवाह के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और गवाह है ही कहाँ? बताओ मुझे। अरे कुछ नहीं किया मैंने। चिंता मत कर, कोर्ट अपन को बाइज्जत मत करेगी। तो देखा आपने आरोपी असलम किस तरह बेझिझक होकर बोल रहा है। इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या 16 साल की बच्ची को इंसाफ मिलेगा? अपनी राय नीचे जगह देखना उसे सजा जरूर होगी। लेकिन मेरी बेटी वापस तो नहीं आएगी ना? डॉक्टर बोलते हैं वो जिंदा तो रहेगी, लेकिन उसे तकलीफ बहुत होगी। तू चिंता मत कर, देखना वो जरूर वापस आएगी। अच्छा, मैं ये कह रही थी, उस दिन जो कमला के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कौन है तू? कौन है बोल? क्या क्या? कौन है? कौन? हाथ नीचे कर। अरे हमरा पति मीनू का बाप। बाप है और बेटी के साथ ऐसे हद करता है। अरे बाप नहीं, सांप है। अपनी बेटी को बेचने चला था, तुम्हारी वजह से घर बार छोड़कर हम यहाँ है। मेहनत करके बच्चों का पेट पाल रहे, 5-5 किलो का तसला उठाकर बच्चों का पेट पाल रहे, फिर आगे ठेर खोलने हैं। तो क्या करूं मैं? कौन शादी करेगा इससे? तो साहूकार शादी भी करेगा, पैसा भी देगा, राज करेगी तेरी बेटी। अरे उसे बीवी नहीं औरत चाहिए, समझा ना? और सुन, यहाँ से चला जा, नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। जा यहाँ से। छोड़ूंगा ना मैं तुम लोगों को, उठा कर लेके जाऊंगा इसको, नहीं तो जान से मार दूंगा इसको मैं। ये हमें चैन से जीने नहीं देगा। कल के कल पैसों का हिसाब करके यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये फिर वापस आ जाएगा। हेलो हेलो पापा, पापा हमारी हालत यहाँ पे बहुत खराब है और मेरे को एक फोन चाहिए, माँ वो भी नहीं दिला रही। दिलाता हूँ तुझे फोन। एक बात बता, है कहाँ पर तू? एड्रेस भेज मेरे को। माफ करना भगवान, मैंने पापा को बता के गलत किया। पैसा चाहिए, कब देने वाला है पैसा? इतने दिनों से काम कर रहे, पैसा चाहिए। चुप चुप चुप। ये मच्छी मार्केट मत बनाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, मिल जाएगा तुम लोगों को पैसा। अभी मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है मतलब? हम लोग का मेहनत का पैसा है, और दिहाड़ी तो हर हफ्ता देते हैं ना, फिर काहे इतना देर लग रहा है पैसे देने में? है ये तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। चंदर, समझा इन्हें। चलो, पैसा चाहिए आपको। अरे सुनो, शांत हो जाओ। देखो तुम लोग टेंशन ना लो, सबको पैसा मिलेगा। देखो क्या है, अभी सीमेंट का, रेती का, सबका भाव बढ़ा है, तो इसलिए थोड़ा पैसे की किल्लत आ रही है। वैसे पार्टी साहब बोले ना पैसा देंगे, तो देंगे वो, तो इसलिए फिलहाल तुम लोग काम पे लग जाओ, सबको मिलेगा, टेंशन ना लो। चलो 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 चलो। यार कैसे हो गए यार? अरे हमेशा का नाटक है इसका, सामान लेने के लिए भी पैसा नहीं हुआ इसके पास, इसलिए हमारे जेड़े से काट रहे हैं। चलो इमरान भाई, इस बार थोड़ा टाइम लगेगा, ना ब्याज दे पाएंगे और ना ही मुद्दल। देख रकमा, मैं यहाँ धंधा करने बैठा है, समाज सेवा नहीं। इमरान भाई, ठीक है, 1 हफ्ता और देता हूँ, और उसके बाद मैं सुनेगा नहीं है। मीनू दीदी,
क्या हुआ, सो जा। अरे माँ, दीदी नहीं है। माँ, अभी दीदी थोड़ी देर पहले बाथरूम की तरफ जा रही थी और अभी तक नहीं लौटी। ए पारो, पारो उठ। क्या हुआ? मीनू नहीं मिल रही। क्या? अरे सुनिए, सुनिए, जल्दी उठिए। मीनू नहीं मिल रही, जल्दी उठिए। कुंदन, ए कुंदन उठ। मीनू नहीं मिल रही। ए राज उठ। मीनू नहीं मिल रही, चल जल्दी, चल। मीनू, मीनू, ए मीनू, मीनू दीदी, मीनू, 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 मीनू दीदी। मीनू मिली? हाँ? नहीं मिली। कहाँ चली गई? उसे कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा मौसी, मिल जाएगी मीनू। तुझे पता है ना, 2 महीने पहले कमला के साथ कहा हुआ था, अगर मीनू के साथ ऐसा कुछ हुआ। चुप चुप बोलो रखमत आई, कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को। मैं एक काम करता हूँ, पुलिस को कॉल करता हूँ। सर, ये लड़की कल से लापता थी सर। हमने इसकी एफआईआर भी की थी। कल से बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। आज सुबह इस आदमी ने इसको देखा सर। देख के तो लगता है हर लड़की हुई लाश नहीं होती। छिड़के देखो, गले पे भी मार्क नहीं। इसका मतलब ही ये है कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर, प्लान्ड मर्डर। राणे, यस सर। जरा चेक करो। सर, सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन मरने से पहले मारपीट हुई है। बॉडी पे चोट के निशान हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। गणपत ने मारा होगा साहब। गणपत कौन? हमारा पति साहब राक्षस है, राक्षस। रोज दारू पी के हमको मारता था और 1 नंबर का जुआरी। जुए में घर बार सब हार गया और जब पैसे चुका नहीं पाया तो मीनू का शादी साहूकार से तय कर और पैसा उठाया। जब ये बात हमको पता चला तो हम दोनों बच्चों को लेकर वहां से भाग गए। लेकिन पता नहीं उस दिन कहां से आ गया वो तो सब लोगों ने उसको मार के भगा दिया। हम भी यहाँ से चले जाते, लेकिन वो पाटिल सेठ ने हमारे पैसे रोक के रखे हुए, इसलिए नहीं जा पाए। उस दिन के बाद गणपत वापस आया था? आया था ना साहब। उसके सर पर मीनू को बेचने का भूत सवार था। ये देख क्या लिखा है पेपर में। लिखा है कि मीनू मेरी बेटी है। साहब, ये मेरे बच्चों को कैसे पालती है मुझे नहीं मालूम। मेरे को बस उनको लेके जाना है। बाप का अपना घर है या भिखारी की तरह रह रहे हैं लोग? कोई भिखारी की तरह नहीं फिर रहे हम लोग साहब। हम लोग मेहनत करते हैं और हम कोई कागज वागज नहीं मानते। हमने बिटिया को कहीं लेके जाने नहीं देंगे हम। लेकिन इसके पास ऑर्डर है ताई, लड़की और बेटा इनके साथ ही रहेंगे। हम भी देखते हैं हमारी बेटी को कौन कहाँ लेके जाता है। रुक, तुम्हें काट दूंगी। अरे रुक, तू पागल है? ए, संभाल लो इसे। साहब, ये हमारी बिटिया को बेचना चाहता है। वो बुड्ढे साहूकार के साथ शादी करा के पैसे निकलवाना चाहते हैं। ए, झूठ बोलता है तू। साहब से अभी बात करके तेरे को अंदर डालता हूँ मैं। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मीनू का कोई बॉयफ्रेंड? नहीं मैडम, मीनू ऐसी लड़की नहीं थी। वो तो पढ़ लिख कर हम तीनों की जिंदगी संवारने वाली थी। गणपत का नंबर, एड्रेस वगैरह सब ले लो, उसको पुलिस स्टेशन बुलवाओ। ओके सर। छिड़के कंस्ट्रक्शन साइट या उसके आसपास का सीसीटीवी फुटेज मिला? आज आ जाएगा सर। सर, उस असलम को जिस कमला नाम की लड़की के केस के लिए अरेस्ट किया गया था, वो इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे रहती थी।
इसका मतलब ये दोनों केस कनेक्टेड हो सकते हैं। सर, गणपत भोईर को लेके आए। लेके आओ अंदर। क्यों बेचा मैं अपनी बेटी को? पैसे के लिए बेचा। जिंदा रहना था इसके लिए बेचा। क्या गलत किया था मैं? लोग जान से मरने का धमकी दे रहे थे मेरे को। सर पर बहुत कर्जा था साहब। बेचने वाला बाजार में तभी जाता है जब सामने वाला खरीदार हो। वो साहूकार, उसको 16 साल का लड़की चाहिए था। चीजों और इंसानों के बीच में फर्क करना सीखो। बेची चीजें जाती है, इंसान नहीं। 4 और 5 तारीख को कहाँ था? मोटर पंप और मशीन का रिपेयर का काम करता है मैं, उधर रीच था। इससे एड्रेस लो जहाँ ये बोल रहा था, और पता करो जहाँ ये बोल रहा वहाँ था कि नहीं था। तब तक इसको अंदर रखो, जाने मत देना। सर साहब, साहब मैं कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरे को मत फंसाओ ना साहब। शिरकेश का सीडीआर निकलवाओ और उसके गांव और मालिक से पता करो ये कहानी तो नहीं बना रहा। 16 साल की मीनू को इस तरह मारने का मोटिव किसके पास हो सकता है? चांगली पोरगी होती साहब, पढ़ाई भी करती थी। वो हम में से नहीं थी साहब, उसके सपने बहुत बड़े थे। बेटा मीनू का कोई लड़का दोस्त था? नहीं सर, उसका तो मेरे अलावा और कोई दोस्त भी नहीं थी। हाँ, लेकिन वो भीम उससे प्यार करता था। उसने उस दिन मीनू को पूछा भी था। क्या है? हटो सामने से। मीनू, आई लव यू। पगला गए हो का? उम्र देखी है हमारी, पढ़ाई करना है हमको, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। हटो। मैं रुकूंगा तेरे लिए, बस तू एक बार हाँ बोल दे। नहीं, सुन लिया जवाब? अब हटो सामने से, नहीं तो चिल्ला चिल्ला के सबको बुला देंगे। हटो। मैं अब भी तुझे बर्बाद कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। पर एक बात ध्यान रख, अगर तू मेरी नहीं हुई ना, तो तुझे मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा, समझी? वो बहुत डरती थी उससे। इस वक्त कहाँ मिलेगा ये भीम? पता नहीं सर, जब से मीनू की लाश मिली है तब से वो गायब है। उसका नंबर है आप लोगों के पास? चंदेर के पास होगा। ठीक है सर। कुछ नहीं सर। कुछ कहना है आपको? सर मीनू का एक आशिक है भीम, एक तरफा प्यार। जब से मीनू गायब है तब से वो भी गायब है। मैंने उसका फोन सर्विलेंस पे डाल रखा है सर। मुझे लगता है कि मीनू की फ्रेंड विमला शायद कुछ जानती है, लेकिन अपने माँ बाप की डर की वजह से कुछ बोल नहीं रही है। मैंने मानसी को भेजा उससे बात करने के लिए। सर ये विमला है, आपसे कुछ कहना चाहती है। बैठो बेटा। देखो बेटा, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या जानती हो? आई बाबा मुझे इस झमेले से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है मीनू और कमला की तरह मुझे भी कुछ हो जाएगा। मीनू मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और कमला भी। कमला? हाँ सर, जिसने कमला को मारा, असलम। उसका भाई नजीर हमें धमकी देने आया था। हम दोनों डर गए थे, शायद उसी ने मारा होगा मीनू को। सर राणे, घर छोड़ दो उसको। ये नजीर पॉकेट मारे सर, बहुत बार अंदर बाहर कर चुका है। इनाम रखो उसके सर पे, कोई ना कोई तो पकड़वाई देगा। ठीक है सर। साहब मैंने वो सब काम धंधे छोड़ दिए साहब। मैं अभी छोड़ दिया, पॉकेट नहीं मारता साहब अभी। उसके लिए नहीं लाया तेरे को। मीनू को मारा तूने तेरे भाई असलम के कहने पे। ये क्या बोल रहे साहब? मैंने किसी को नहीं मारा। विमला और मीनू के पास खाने का न्योता देने गया था। हा? बोल, नहीं तो सारे दांत एक झटके में तोड़ दूंगा। सब बताता हूँ, बोल दो सब। वो असलम भाई है ना, उनको डर था कि कमला के साथ जो उन्होंने कांड किया था वो किसी ने देख तो नहीं लिया होगा,
इसलिए वो सेफ गेम खेलना चाह रहे थे। जब तक इनके पास में कोई गवाह नहीं है ना, ये अपना कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। सुन मेरी बात, वो जो कमला के दोस्त है ना, मीनू और विमला, उनको थोड़ा सा धमका, तड़ी दे उनको, बोल के अपना मुंह बंद रखे, ठीक है? ठीक है भाई, समझ गया। भाईगिरी करेगा? हाँ, धमकी देगा? बता क्यों मारा? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो उस दिन मुंबई गया था अपने आइटम से मिलने के लिए, कामाटीपुरा में रहती हूँ। जो तू बोल रहा है अगर झूठ निकला ना, केस नहीं बनाऊंगा, सीधा एनकाउंटर करूंगा। इसका सीडीआर निकल वो, पता करो ये कामाटीपुरा गया भी था या झूठ बोल रहा है। ठीक है सर। सर मीनू जिस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रहती थी, उस एरिया के पास वाले कैमरे की सीसीटीवी फुटेज लाई। रात को 11 बजे बैग वैग लेके क्यों निकली? घर से भागने का प्लान था क्या? पूरा फुटेज चेक किया तुमने? वापस किसके साथ आई? हाँ सर, मैंने पूरा फुटेज चेक कर लिया, वो वापस आई ही नहीं। किसी और रास्ते से वापस आई होगी। शिरके, इस रिक्शा वाले को ढूंढ निकालो और भीम को भी ढूंढो, जहां दिखे वहीं अरेस्ट करो। सर, मीनू की पीएम रिपोर्ट। सर, आपका शक सही था, मीनू का मर्डर हुआ है सर। पहले उसका गला घोटा गया और उसके बाद उसे लटकाया गया। टाइम ऑफ डेथ? सर रात में 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में। 1:30 से 2:30 के बीच? यहाँ वो 11 बजे निकलती हुई दिख रही है, मतलब उसके 2 घंटे बाद। सर एक और शॉकिंग न्यूज़ है, मीनू 2 महीने प्रेग्नेंट भी थी। सर मर्डर के 2 दिन पहले उसे एबॉर्शंस की पिल्स दी गई, जिसकी वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उसके बाद उसका मर्डर हो गया। सर शायद उसके लवर ने किया हो। सर कहीं ये रकमा हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे? हमारा पैसा कब देगा? चाहिए हमको। अरे पाटिल कब आएगा? अरे हमको पैसा चाहिए। ज्यादा नाटक करोगे जेल में डाल दूंगा। डालो साहब, जेल में ही डालो, वहाँ पे कुछ खाने तो मिलेगा। इस चंदर की वजह से हमारे खाने के लाल पड़ गए साहब। अरे साहब, वो पाटिल साहब है ना, उसके फाइनेंशियल लोग पीछे हट गए, पैसा देने से लेट कर रहे हैं साहब। हमको भी हमारा पैसा नहीं मिला है। तो बात करो ना, बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसे कानून हाथ में लेने से क्या होगा? कौन बात करेगा साहब? वो पाटिल तो मिलता नहीं है। पैसा नहीं दे रहा। मैं बात करूंगा। वो रकमा का उसको पैसा नहीं चाहिए क्या? इमरान से पैसे लिए होंगे उसने, इसलिए नहीं आई इधर। माँ ये लो, खा लो खाना। माँ खा लो ना। खा लो बेटा, अपने हाथों से इतने प्यार से खिला रहा है, खा लो। आपके साथ काम करने वालों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और यहाँ आपकी थाली भरी हुई है, कहाँ से आया इतना पैसा? मतलब ये कि हमें पता है तुम इमरान से पैसे लेती हो। और क्या करती साहब? बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकती थी। चंदर पगार नहीं दे रहा था, इसलिए ब्याज पे पैसे लिए थे इमरान से। वो कई बार हमारे घर भी आए पैसे लेके। हम पैसे नहीं थे तो लौट गए। और सबसे पहले हम चंदर के पास ही गए थे पैसे लेके। देखो रकमा, ऐसा है दुनिया का उसूल, एक हाथ दे दूसरे हाथ से ले। पैसा चाहिए ना? चाहिए ना? तो मीनू को 1 घंटे के लिए मोटर रूम में भेज दो, 1 घंटे बाद मैं उसको वापस भेज दूंगा 1 पीस में। तेरी तो मुझे तेरी गंदी जबान है ना, मैं काट दूंगी, समझा ना? छोड़ तू। वो तो इमरान और बाकी लोगों ने हमको रोक दिया। मेरी बच्ची के बारे में अनाप शनाप बात कर रहा था। बच्ची नहीं है वो, बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी कि घर से भाग रही थी। जी हाँ, आपकी बेटी आपके घर से लाल कलर का बैग लेके भागी है। माँ, दीदी का लाल बैग और उनका सामान भी यहाँ पे नहीं है। क्या? ये नाटक बंद कर दो अब। बेटी घर से भाग रही थी, तुम्हें पता नहीं चला? हमको सच्ची में कुछ नहीं पता था।
हमको पता होता तो हम काहे भागने देते उसे। आप इसको 5 मिनट के लिए बाहर भेज सकती हैं। जा। बॉयफ्रेंड कौन था उसका? आपकी बेटी 2 महीने प्रेग्नेंट थी और उसको गोलियां देकर उसका अबॉर्शन कराया गया है। ऐसा कौन करेगा? आप ही कर सकती हैं। अपनी बदनामी के डर से अपनी ही बेटी को। मैं क्यों उसको मारूंगी? और मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर लगता है सच बोल रही है। शिर के हर माँ को हमेशा अपना बच्चा ठीक ही लगता है। चंदर को उठाओ, बहुत नाटक हुआ उसका। तूने मारा ना मीनू को? अरे मैं काय को मारूंगा साहब? अब मैं चरकी हूँ पर मैं खूनी नहीं। अरे मार क्यों रहे साहब? बता तो रहा हूँ आपको। जब तक ये सच नहीं बोलता है इसको तोड़ो। साहब मेरी बात अरे साहब मेरी बात तो सुनो साहब। अरे मैं क्या बोल रहा साहब मेरी बात। सर हो सकता है कि मीनू और भीम का अफेयर चल रहा था। मीनू प्रेग्नेंट हो गई और भीम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। लेकिन भीम है किधर? सर इसका फोन अभी तक बंद है, जैसे ही ऑन करेगा दबोच लेंगे। सर ये बिल्डिंग के पीछे का रास्ता है और यहाँ आसपास के एरिया में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मतलब जिसने भी ये मर्डर किया था उसे पता था यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है और ज्यादा लोग आते जाते नहीं है। रुको उसे। क्या कर रही है यहाँ पे? कुछ नहीं साहब, कचरा उठा रही थी। क्या उठाया कचरे में? काय चल। ये सब फॉरेंसिक में भेजो। बिल्डिंग के वॉचमैन को बुलाओ। यस सर। सर मैं यहाँ पे दिन में ड्यूटी करता हूँ। दिन भर तो कोई पूजा नहीं हुई थी और रात में अगर हुई रहेगी तो पता नहीं साहब। साहब मैं बता रहा हूँ मगर मेरा नाम मत लेना। वो क्या है ना कि पाटिल साहब का पैसे का किल्लत चल रहा है, तो उन्होंने चंदर को फ़ोन किया था उस दिन कि 4 तारीख को कोई पूजा होगी यहाँ पे। अरे सेठ काहे परेशान हो रहे हो? अरे हाँ, जो 4 तारीख की जो पूजा रखी है उसकी तैयारी हमने कर ली है। आप बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है। ये मीनू की मौत 4 तारीख को हुई थी। इसका मतलब है ये पाटिल हमसे कुछ छुपा रहा है। हाँ सर, मैंने ही पूजा करवाई थी गृह शांति के लिए। लेकिन जब से वो कमला का किस्सा हुआ है तब से सब खराब हो गया। बिल्डिंग की बदनामी हुई, फाइनेंसर्स भी पीछे हट गए। बैंकरप्ट होने वाला हूँ इसलिए पूजा रखी थी। पूजा ही करवाई थी ना या काला जादू करवाया था? पूजा ही करवाई थी सर, सुख शांति के लिए। आप चाहे तो हमारे गुरुजी से पूछ सकते हैं, मैं अभी उन्हीं के पास जा रहा हूँ। ठीक है, बिना हमारी परमिशन के शहर छोड़ के जाना नहीं। जी। दोनों हाथ अंगूठियों से भरे हुए, गले में माला। श्रद्धा जब हद से बढ़ जाए तो अंधश्रद्धा भी बन सकती है। इसकी पूरी कुंडली निकालो। हेलो, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। सर मीनू को जिस रिक्शा ड्राइवर ने रात में ड्रॉप किया था वो मिल गया। सर मैं उस लड़की को मारने के लिए कॉर्नर पे छोड़ा, फिर आगे से नो एंट्री था सर। मैं फिर यहाँ से यूटर्न लेके चला गया और फिर वो लड़की भी चली गई सर। और कुछ ऐसा देखा या सुना जो बताना चाहोगे? नहीं सर। जरा पूछताछ करो, किसी ने मीनू को देखा है क्या? ये पैसा ले। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। काम हो जाएगा तो और पैसा मिलेगा। हो जाएगा ना साहब? सर भीम ने अपने फादर को 1 मिनट पहले फोन किया था, उसकी लोकेशन मिल गई है। लेके आओ उसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। आई शपथ सर, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? सर
मैं वो डर गया था सर थोड़ा। सर मैं मीनू से सच्चा प्यार करता था और मुझे पहले लगा कि वो भी करती थी। रकमा काकू भी मुझे बहुत मानती थी। कुछ भी हो वो मीनू को मेरे पास भेज देती थी, चावल लाने या फिर तेल के वास्ते। मुझे लगा कि मीनू मेरी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। पहले ये बता कि 4 तारीख को क्या हुआ था? तूने मीनू को भागते हुए देखा था ना? हाँ सर, मीनू घर से भाग रही थी। इतने रात को कहाँ जा रही है तू? तुमको क्या मतलब? जाओ जाके अपना काम करो। तू घर से भाग रही है? किसके साथ भाग रही है बता? क्यों बताया तुमको? तुम हमारे हो कौन? ये देख मीनू, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं सब कुछ करूंगा तेरे लिए, तुझे खुश रखूंगा मैं। बस तू एक मौका दे दे यार मुझे। भीम हाथ छोड़ मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ मेरा। पागल हो गया क्या तू? अच्छी कहानी है तेरी, लेकिन सच्ची नहीं है, पूरी भी नहीं है। पूरी कहानी मैं बताता हूँ। तू मीनू के पीछे पीछे साइकिल लेके गया, बहुत गुस्से में था तू। जैसे ही मीनू ऑटो से उतरी, उसे अकेले में देख के तूने उसका गला दबाया, उसे मार डाला और बाद में उसकी बॉडी को बिल्डिंग की साइड पर वापस लाया और लटकाया। तू ये बता कि वहां से बिल्डिंग की साइड तक उसकी बॉडी को तू लाया कैसे? नहीं सच में सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सच में सर, उसे पेड़ पे लटके हुए देखकर मैं बहुत डर गया था सर। मुझे पता था कि आप लोग मुझ पर ही शक खाओगे, इसलिए मैं भागा था सर। सच में सर, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। ऑटो कहाँ रुका था? मिश्रा डेयरी, मानिक नगर के पास। करड़े मिश्रा डेयरी के पास जाके पूछताछ करो। राणे यस याला सुधार गुरुला पाठवा। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। जाने दीजिए सर मुझे। गणपत, चंदर, भीम, नजीर, रकमा, मीनू को मारने का मोटिव तो सबके पास है। गणपत ने मीनू का सौदा करने के लिए पैसे लिए थे, इसी चक्कर में उसने मीनू को मार दिया। चंदर तो है ही लिच्चड़ आदमी, उसने भी मीनू को मारने की धमकी दी थी। अब हमारा प्राइम सस्पेक्ट भीम, एक तरफा आशिक, शायद रिजेक्शन झेल नहीं पाया। लेकिन सर, अगर एक तरफा प्यार है तो मीनू के पेट में बच्चा किसका था? शायद किसी और का हो। और सर, सस्पेक्ट लिस्ट में ये रकमा का नाम क्यों? मीनू प्रेग्नेंट थी, बदनामी के डर से रकमा ने मीनू को मार डाला, ये भी तो हो सकता है। सर, अगर तांत्रिक वाले एंगल से देखा जाए तो फिर पाटिल भी सस्पेक्ट है। पाटिल का सीडीआर और बाकी डिटेल्स निकलवाए। यस सर, आई एम वर्किंग ऑन इट। सर, वो स्टोर कीपर इमरान बशीर आया। साहब मैं सबको पैसा देता हूँ, समाज सेवा नहीं वैध से देता हूँ, वो भी 20%। 25,000 रुपए दिए तूने रकमा को। एक दिहाड़ी मजदूर के लिए ये बहुत बड़ी रकम होती है, और ऊपर से ना तूने मुद्दल लिया ना इंटरेस्ट लिया। उस फैमिली में क्या इंटरेस्ट था तेरा? मतलब? मीनू पे लाइन मारता था ना, चॉकलेट देता था उसको। मीनू छोटी बच्ची है, 15 साल की साहब, वो मेरे लड़की जैसी थी वो। चॉकलेट तो बच्चों को ही देते हैं ना सब। 4 तारीख की रात को कहाँ था? मैं मेरे घर पर ही था साहब। है कोई गवाही देने के लिए? है नहीं साहब, मैं वसई में अकेला रहता हूँ। मेरी बीबी और बच्ची है 5 साल की, वो गाँव रहती है। गाँव कहाँ तेरा? झारखंड। झारखंड गाँव नहीं है? हाँ, वही झारखंड में एक छोटा गांव है साहब, वहाँ रहते हो। अभी बिना हमारी परमिशन के शहर से बाहर नहीं जाने का। जी सर। सलाम सर। क्या लगता है सर? भूल भुलैया है, घूम फिर के हम वहीं वापस आ रहे हैं। सर, पाटिल की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है।
5 तारीख को सुबह 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक वो बिल्डिंग साइट पे था और सर मीनू की बॉडी हमें सुबह 7 बजे मिली। पाटिल, क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। तूने भी की। मीनू को मारते वक्त तूने अपना फोन साथ में नहीं रखा था, लेकिन उसे पेड़ पे लटकाते वक्त तेरा फोन चालू था। सुबह के वक्त में तू बिल्डिंग में ही मौजूद था। बता, मीनू को क्यों मारा? सर मैं सच कहता हूँ, मैं उस दिन सुबह उत्तर पूजा करने के लिए गया था, लेकिन मैंने मीनू को पेड़ पर लटका देखा भी नहीं था। और उस दिन सुबह पूरा उजाला भी नहीं था। सुख शांति पाने के लिए पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन लोग ये गुरुजी के साथ करते हैं। वो काले जादू वाले तांत्रिक मांत्रिक के साथ में जो हरकतें की जाती है उसको पूजा नहीं कहते। ऐसा नहीं है सर। करने ये तेरा काला जादू। साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ पूजा के बारे में बताया। चुप! तेरे जैसे लोगों की वजह से लोग दूसरे लोगों की जाने लेते हैं, बलि चढ़ाते हैं। करने किसी भी हाल में ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। सर साहब छोड़ दो साहब। अब बताएगा? बताता हूँ सर। मेरा धंधे में लॉस हो गया, तब मेरे दोस्त ने मुझे इसका नंबर दिया। फिर मैंने इसे कांटेक्ट किया और इसका एड्रेस लेकर मैं इसे मिलने गया था। तुझे इस कल्लू तांत्रिक ने तुझे सिखाया, वो सब तूने किया? नहीं सर, मैं सुख शांति चाहता था, लेकिन किसी के मौत पर नहीं। इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया और हमारे गुरुजी से पूजा करवाई थी। इस कल्लू तांत्रिक ने जो तुझे सिखाया था ना, मीनू ठीक वैसे ही मरी है। बंद कर दो इसको। साहब सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। साहब। सर, मैंने मिश्रा डेयरी में पूछताछ की। उस रात मीनू को वहां किसी ने नहीं देखा था। मतलब शायद मीनू माणिक नगर गई ही नहीं होगी। हो सकता है कि ये भीम और वो रिक्शा वाला मिले हुए हैं और दोनों ने मिलके उसे मारा है। हाँ, इनाम का पैसा मिलेगा, डोंट वरी। सर, मानिक नगर में एक बैग मिला है जिसमें मीनू का आईडी है। सर, ये बैग तो वही है जो सीसीटीवी में दिखा था। और सर, बैग के अंदर एक आधा जला हुआ कपड़ा मिला। इसके ऊपर डीके टेलर का टैग लगा हुआ है सर, और देखकर लग रहा है काफी एक्सपेंसिव कुर्ता है। ठीक है, एक काम करो शिरके, ये डीके टेलर्स अपने वसई के आनंद नगर में होना चाहिए, पता करो। ठीक है सर। लेकिन लेबल हमारा नहीं है, हमारा लेबल ब्लू कलर का होता है और एक नाम के तो कई दुकान होते हैं। और दूसरी दुकान कहाँ है? सर, यहीं से थोड़ी दूर पर है। ठीक है, देखो राणे। यस सर। तुम रोड के उस साइड देखो, हम लोग यहाँ से। ये कुर्ता आपने सिला था? हाँ सर, ये हमने ही सिया है। आपको पक्का यकीन है? ये कुर्ता हमने एक लड़की को दिया था। और हाँ सर, उसके साथ एक आदमी भी था। ये आदमी था? अब गलती हो गई साहब। सब मैं मीनू को मारना नहीं चाहता था साहब, सिर्फ मजे लेना चाहता था। सब मेरी बीवी गांव में है, इसलिए थोड़ा बहक गया था साहब। मैंने मीनू को नहाते हुए देखा था। मैं उस रात सो नहीं पाया, मुझे उसके ही सपने आ रहे थे। मेरा दिमाग खराब हो गया था सब। तो मैंने पहले रकमा का विश्वास जीत लिया, उसको कुछ पैसे दिए। फिर मीनू भी मुझसे बात करने लगी थी। मैंने उसको कुछ गिफ्ट दिए, चॉकलेट दिए। उसके जन्मदिन पर मैंने वो नया ड्रेस भी खरीदा था उस टेलर से। सब मेरा कंट्रोल छूटा जा रहा था सब। मेरा दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। तो मैंने उसको बताया कि तेरे लिए किताबें लाई। तो वो किताब लेने के लिए रात में मेरे पास आई थी साहब। मीनू मुझसे गलती हो गई।
मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मुझे लगा तू मुझे नहीं अपनाएगी, तू मुझसे प्यार नहीं करेगी, इसलिए ये मुझसे हुआ। मगर हम शादी करेंगे। तुम बहुत सारी पढ़ाई करना, तुम्हारे सब सपने मैं पूरा करूंगा, तुम्हारे परिवार का भी मैं ख्याल रखूंगा। मीनू, मीनू, एक मौका दे दे मुझे प्लीज। अब उसका मुझ पर पूरा विश्वास हो गया था सब। फिर मैंने मानिक नगर में एक खोली भाड़े से ली, वहाँ पे उसको मैं बुलाता था। सब अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन वो मुझे मिलने आई तो डरी हुई सी थी। मैं पेट से हूँ। क्या? पागल हो गई क्या? देख, मैंने प्रोटेक्शन यूज किया था। ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का है। तुम मेरे गले मत मार। अच्छा, ये तो तुमने रेप किया मेरा, जानवरों की तरह मुझे नोचा। जब तुम्हारा मन किया तुमने इस्तेमाल किया, और अब तुम ये नाटक कर रहे हो। ए, ना तू शानी मत बन। जो बच्चा है ना, जो भी खर्चा है मैं करता हूँ। चल। नहीं गिराऊंगी। बहुत सुन ली तुम्हारी बात। अब तुम्हें जो करना है तुम वो करो, और मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। मैं सबको बता दूँगी। ए, मीनू, 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 मेरी बात। मैं डर गया था, इसलिए मैंने सब बात। हम शादी करेंगे, हाँ? मगर ये शादी की बात ना तेरी माँ मानेगी नहीं, तो हम भाग के जाके शादी करते। तो वो तेरी मानिक नगर वाली खोली में आई? हाँ सब। वो आने से पहले मैं उसका रूम में वेट कर रहा था। हम सबको छोड़ के आ गए हैं। अब जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। ले, जूस से मुंह मीठा कर। मैंने मीनू को उस ऑटो में डाला और सब। एक लड़की का रेप और मर्डर किया तूने, वो भी एक नाबालिग लड़की का। ये बिल्डिंग बहुत मनहूस है, एकदम राक्षस। मेरी बच्ची को खा गई। बिल्डिंग कोई मनहूस नहीं होती, और राक्षस भी हमारे मन के भीतर ही छुपा होता है। बस उसी से तो बचना है हमें। जरूरी नहीं है कि हर मदद करने वाले के इरादे अच्छे ही हों। कभी कभी कुछ मदद करने वाले लोग हमेशा उस मौके को तलाशते रहते हैं जब की हुई मदद के बदले में कुछ वसूला जा सके। मीनू के साथ जो कुछ भी हुआ, अगर वो आपको बता देती और आप सही वक्त पर पुलिस का सहारा लेती, तो जो कुछ हुआ वो शायद ना होता। ठीक है, कल से 5 डिब्बे और बढ़ा दी। हाँ, आती हूँ। तो आपकी डील पक्की हो गई मम्मा? हाँ, एकदम पक्की हो गई। अब तुम्हारी मम्मा बहुत बड़ी बिजनेस वाली बनने वाली है। वाओ, ग्रेट मम्मा। मम्मा, अब हमारा घर भी बहुत बड़ा होगा ना? हाँ, बहुत बड़ा और आलीशान घर होगा हमारा, और जहाँ पर नौकर चाकर सब होंगे। हाँ, और बड़ी बड़ी कार्स भी होगी। हाँ, कार्स भी लेंगे। मम्मा, मुझे एक चॉपर भी चाहिए। चॉपर? ठीक है, चॉपर भी ले लेंगे। अरे नानी, मम्मा मुझे चॉपर दिलवाएगी। जी कितनी बार बोला है मुझे नानी मत बोला कर, ऐसे सबके सामने तो नहीं। अरे मैम, आप क्यों ले आई? मुझे बता देती ना, मैं ले आता खाली टिफिन। अरे तू कहीं और गया था ना डिलीवरी के लिए, इसलिए मैं ले आई। खाली टिफिन आने में लेट हो जाता है तो डिलीवरी भी लेट हो जाती है। अच्छा राघव, चलो शाम की तैयारी करो टिफिन। हाँ, फाल्गुनी, तुम्हारी कामयाबी की चाबी बन सकता हूँ मैं। तो मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? अरे संजीव, तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। रोही बेटा, तुम अंदर जाके चेंज करो। 1 साल पहले तुमने बिजनेस के लिए मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे।
और उसको बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए और ले लिए। अरे मामूली से टिफिन सर्विस के बिजनेस में 8 लाख रुपए खपा दिए। तुम मुझे मेरा काम समझाने आए हो? तुम मेरा पैसा तो लौटा नहीं पा रही हो। टू बी फ्रैंक, तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता। एक काम करो, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ, तुम्हें बिजनेस करना भी सिखा दूंगा और तुम्हारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। अपनी हाथ में रहो संजीव। मधु क्या है ये? तुमने तो कहा था तुम इसे शादी के लिए मना लोगी। मैं बात करती ना इस मासी ना मेरी जिंदगी का फैसला कर सकती है, ना ही मेरे बिजनेस में कोई फैसला ले सकती है। देखा मधु, इसने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। ये तुम्हें अपनी बॉसी नहीं काम वाली समझती है। संजीव तुम मासी को भड़काने की कोशिश मत करो। बहुत अकड़ है ना तुझमें। चल अभी क्या भी मेरा पैसा निकाल। मुझे हैरास करने की कोशिश मत करना संजीव। तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, वो भी पूरे ब्याज के साथ। ब्याज तो मैं वसूल करूंगा, इस थप्पड़ का भी। मासी मैंने कितनी बार आपसे कहा है मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी है, फिर भी आप। मैं तुम्हारे भले का सोच रही थी फाल्गुनी। विधवा की जिंदगी आसान नहीं होती। अरे खुद के बारे में नहीं पर रूही के बारे में तो सोच। टिफिन सर्विस का छोटा मोटा काम है तुम्हारा, उसमें भी इतना सारा कर्जा चढ़ चुका है, उसमें कमाई तो होती ही नहीं है। ऐसा ही रहा तो रूही को कैसे पालोगी तुम? मासी मैं आप जैसी नहीं हूँ जो अपने फायदे के लिए रिश्ते बदलती फिरूं। अरे अगर संजीव आपको इतना ही भाग गया है तो आप ही कर लो ना उसके साथ शादी। वैसे भी आपकी शादी तो हुई ही नहीं है। बस कर फाल्गुनी, मैंने तुझे अपनी बेटी माना, मैंने तेरे लिए अपना घर नहीं बसाया और तू मुझे खरी खोटी सुना रही है। मासी आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपको पता है ना मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ। सारी टेंशन तुझे ही है। मम्मा मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, ना कार्स ना चॉपर, आप टेंशन मत लो। तू है तो मुझे क्या टेंशन है? और सपने देखना बुरी बात नहीं है बेटा। माना कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मिलके अपना कल तो संवार सकते हैं ना। आई नो मम्मा, यू आर द बेस्ट। जब मंजिल दूर हो तो वहाँ जल्द से जल्द पहुँचने के लिए हम शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, और अब मैं उस रास्ते पर जाने का सोच रही थी जिसे मैंने सालों पहले छोड़ दिया था। पकड़ रहे उसको। कौन आप लोग? मैंने सोचा था अपना रास्ता बदल के मैं अपनी किस्मत बदल लूंगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मुझे इसकी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे, वो भी ब्याज के साथ। 4 महीने में इतना पैसा कमा लिया? तुमसे मतलब? अरे तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? एक्चुअली उस दिन मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करके गलती की। अगर मैं तुम्हें सिर्फ सोने के लिए कहता ना तो तुम मान जाती। ये पैसा भी इसी तरह कमाया ना, सो के। तेरी नीयत चाहे जैसे भी हो, लेकिन मेरे बुरे वक्त में तू काम आया ना, इसलिए मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है तुझे, वरना मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ ना ये जानता नहीं है तू। सर, शामली रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, लेडी की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। पहचान पता चली कौन? जी हाँ सर, एक्सीडेंट साइट से आईडी मिली है जिसमें फाल्गुनी गुप्ता लिखा हुआ है। मेरठ की रहने वाली है, कांस्टेबल को भेजा उसके एड्रेस पे। नानी कहाँ गई राघव अंकल? बेटा वो आ जाएंगी। और मम्मी वो कहाँ है? मधु जी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आपके लिए जवाब देना कितना मुश्किल है, पर कुछ बातें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है।
फाल्गुनी का एक्सीडेंट शामली रोड पर। फाल्गुनी शामली में कहाँ जा रही थी? शामली? सर वो तो 2 दिन से शहर के बाहर गई थी। शहर से बाहर कहाँ? सर वो मुझे नहीं पता, पर अपना टिफिन का काम दूसरे शहर में भी फैलाना चाहती थी। माधु जी, जिस जगह पर फाल्गुनी का एक्सीडेंट हुआ वो जगह आपके घर से कोई 60-70 किलोमीटर की ही दूरी पर है, और आप कह रही हैं कि फाल्गुनी 2 दिन से शहर से बाहर थी। सर ऐसा भी तो हो सकता है वो घर लौट रही हो और रास्ते में उसके साथ। सर एक्सीडेंट स्पॉट का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये तो मर्डर लग रहा है सर। गाड़ी का नंबर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। फाल्गुनी की मौसी को ये तक नहीं मालूम कि फाल्गुनी कहाँ गई, और अब इस तरह से फाल्गुनी मारी जाती है। पता लगाओ कि फाल्गुनी इस जगह पर क्यों गई, और इस टेम्पो का भी पता लगाओ। बहुत पढ़ाई कर रहे हो मेरे पीछे से। चलो आज तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं। आजा। पानी। अच्छा बता, मेरे बीवी के शरीर में कितने तिल हैं? बस कीजिए आप, शक की भी सीमा होती है। नहीं भैया। अच्छा, मतलब इसको मारो तो तुमको दर्द होता है? इतने नजदीक आ गए हो तुम दोनों। हिम्मत है? हैं? इधर आ। हिम्मत है तो मेरे पीछे से छुप छुप के जो करते हो मेरे सामने करके दिखाओ। चलो चलो। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? ठान के आया हूँ। हमको धोखा दोगे तो यहीं पे जान से मार दूंगा। फाल्गुनी की मौसी ने तेरी गंदी नीयत के बारे में सब कुछ बता दिया है हमें। सर उसकी मौसी ने खुद मुझसे कहा था कि वो फाल्गुनी की शादी मुझसे करवाना चाहती है। देख, अगर हमें बाद में पता चला ना कि इसमें तेरा तनिक भी हाथ है, बिल्कुल हाथ नहीं है सर। अगर वो गलत रास्ते से पैसा कमाएगी तो ऐसी हालत तो होनी ही। कहना क्या चाहता है तू? सब बोल। सर 4 महीने पहले तक फाल्गुनी के पास अपनी बेटी की फीस भरने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, और 4 महीने के अंदर उसने मेरे 8 लाख रुपए चुकता कर दिया। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे ब्याज के साथ। मुझसे सवाल करने से पहले आप उसकी मौसी से पूछिए कि फाल्गुनी शहर में किस किस के पास जाती थी जो उसमें इतना पैसा बरसा रहे थे। अंकल की तरह आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। मम्मी मुझसे इतने दिन तक दूर नहीं रह सकती। बेटा मैं तुझे कैसे बताऊं कि क्या हुआ है? सर संजीव तो जलता था फाल्गुनी से, आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो? देखिए, अगर संजीव ने कुछ किया है तो बचेगा नहीं, लेकिन आपको भी तो नहीं मालूम कि हत्या के 2 दिन पहले से फाल्गुनी कहाँ थी। सर मुझे सच में नहीं पता। हाँ मनीष, इंक्वायरी में पता चला है कि फाल्गुनी ने शामली रोड पे एक जगह रेंट पे ले रखी थी। व्हाट? सर फाल्गुनी ने ये जगह 2 महीने पहले रेंट पे ली थी। यहाँ के लैंडलॉर्ड का कहना है कि वो यहाँ से कोई बिजनेस कर रही थी। पर फाल्गुनी तो मेरठ से टिफिन सर्विस चलाती थी ना, यहाँ क्या कर रही थी? तो बेटा ये सारे एविडेंस कलेक्ट करो। सर निर्भीक एजेंसी इस नाम से एग्रीमेंट करवाया था फाल्गुनी ने। अच्छा, किस तरह का बिजनेस था? मतलब वो क्या कर रही थी, कुछ बताया था? सर कंसल्टेंसी का बिजनेस बता रही थी, बोल रही थी कि भी स्टैब्लिश कर रही हूँ, कुछ दिनों बाद ये जगह रिनोवेट करके ऑफिस खोल लेगी। 12 तारीख को आई थी क्या फाल्गुनी? नहीं सर, वो यहाँ कभी कभी आती थी। ठीक है, हमें एग्रीमेंट के पेपर चाहिए। जी सर। सर अगर फाल्गुनी का टिफिन सर्विस रूही टिफिन सर्विस के नाम से है तो फिर ये निर्भीक एजेंसी क्या है? और इसके बारे में तो उसकी मौसी ने भी हमें कुछ नहीं बताया। शायद देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी फाइल थी, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स थे जिनको जला दिया गया। मनीष एक काम करो, पता करो कि वो निर्भीक एजेंसी के नाम से कौन सा बिजनेस कर रही थी, किस तरह का बिजनेस था, और ये भी पता लगाओ कि उस बिजनेस का उसके मर्डर से कोई कनेक्शन निकल जाएगा।
ये सही नहीं किया हमने। आप भूल गई इस आदमी ने हमारे साथ क्या क्या किया है? लेकिन जो भी था, ये मेरा पति है। मैं इसे इतनी बुरी मौत कैसे दे रही हूँ? अब इतना मत सोचिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था हमारे पास। सर, फाल्गुनी को टक्कर मारने वाले टेम्पो के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो टेम्पो सफेद रंग का है। पॉसिबल है कि क्रिमिनल्स ने उसका रंग बदल दिया। तो फिर इतनी प्लानिंग की किसने होगी और किस मकसद से? सर, फाल्गुनी ने निर्भीक एजेंसी नाम से एक करंट अकाउंट भी खोला था। इस अकाउंट की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि एक डिटेक्टिव एजेंसी है। डिटेक्टिव एजेंसी? यस सर, और 4 महीने पहले ही फाल्गुनी को इसका लाइसेंस मिला है। मतलब जिसे हम टिफिन सर्विस चलाने वाली एक साधारण औरत समझ रहे थे, असल में एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव भी थी। मैंने फाल्गुनी के बैंक ट्रांजैक्शंस भी चेक किए। पता चला कि उसमें 4 लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया और ये 4 लोग कोई और नहीं, फाल्गुनी के क्लाइंट्स थे। सर, ये चारों केसेस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और फोर्जरी के थे, जिनको फाल्गुनी ने सक्सेसफुली खत्म कर दिया था। तो उसके ऑफिस में मौजूद फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को जलाया क्यों गया होगा? क्या उनमें किसी के राज छुपे थे जिन्हें फाल्गुनी उजागर करने वाली थी? ये सब तो काफी हद तक जल चुका है सर। 1 PH 2 SKR 3 HC C is similar। शर्मा, भले ही मैक्सिमम स्टफ जल गया है, लेकिन इससे ये क्लियर हो गया है कि फाल्गुनी जरूर कोई ऐसा केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी जो उसके मर्डर की वजह बना। सर, फाल्गुनी के सीडीआर में कोई सस्पिशियस नंबर भी नहीं मिला। लेकिन सर, फाल्गुनी की लोकेशन पिछले 2 महीने से अक्सर मुजफ्फरनगर की थी, लेकिन सर उसके सीडीआर में मुजफ्फरनगर का कोई नंबर नहीं मिला। ये भी तो हो सकता है कि वो कोई दूसरा नंबर भी यूज करती हो। शर्मा, अपने सारे खबरों को एक्टिव करो। उनसे कहो कि वो पता लगाएं कि फाल्गुनी मुजफ्फरनगर में कहाँ जाती थी और किस किस से मिलती थी। ओके सर। अब चादर प्रथा शुरू करते हैं। भैया यहाँ ना, पकड़ लीजिए। गिरीश, अपने दोनों हाथ इसमें डुबा के चारों कोने में छापा लगा दो। अब चादर प्रथा समाप्त हुई है। उसके अनुसार अब आप दोनों पति पत्नी हो। फाल्गुनी और डिटेक्टिव, ये सब बातें सुन के मैं खुद हैरान हूँ। सर, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मधु जी, आप फाल्गुनी को उसके बचपन से जानती थी और 11 साल से तो आप उसके साथ रह रही थी। अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं जानती तो क्या इसका मतलब हम ये निकालें कि फाल्गुनी भरोसा नहीं करती थी आप पर, ट्रस्ट नहीं था उसे, इसके लिए अपनी बातें छिपाती थी आपसे? सर, ऐसा भी तो हो सकता है वो जानबूझ के कर रही हो। अभी वो डिटेक्टिव थी तो ऐसे लोग अंडरकवर होके भी तो काम करते हैं ना। अच्छा। सर, मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी। फाल्गुनी लॉ स्टूडेंट थी और उसके पिता के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। पर शादी के पहले वो क्रिमिनल लॉयर के पास काम करती थी सर। और शादी के बाद? सर, शादी के बाद उसका पति उसे कुछ नहीं करने देता था। फिर उसके पति के मौत के बाद वो मेरे साथ टिफिन सर्विस का काम करने लग गई। आपके साथ? हाँ। लेकिन उसका जो ये टिफिन सर्विस का बिजनेस था, उसके डॉक्यूमेंट्स में तो आपका कोई शेयर नहीं है। वो तो सैलरी देती थी ना आपको। सर, वो हमारा रिश्ता इन सारी चीजों के परे था। ये पुलिस क्यों आई है राघव अंकल? वो पुलिस स्टेशन में भी आपकी मम्मा का खाना जाता है ना, इसीलिए। आइए सर। फाल्गुनी इसी एनजीओ में वर्कर बन के काम करती थी। ये भी तो हो सकता है कि फाल्गुनी एनजीओ वर्कर बनकर यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आती है। फिलहाल तो सिर्फ इतना पता चला है कि फाल्गुनी आसपास के कई गांव में जाकर ग्रामीण औरतों को वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन पर ट्रेनिंग दे रही थी। पॉसिबल है आसपास के गांवों में जाकर वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है। मे बी सर। इंक्वायरी में एक बात और पता चली है, ये फाल्गुनी आजकल कड़िया गाँव ज़्यादा जा रही थी। कड़िया गाँव?
सुनिए, हमें पता चला है कि एनजीओ वर्कर फाल्गुनी अक्सर आपसे मिलती है। जी। क्यों मिलती थी वो आपसे, वजह क्या है? सर वो सोशल अवेयरनेस के लिए सबके घर आ रही थी। आप? जी मैं पति हूँ इनका। कुछ और पूछना है आपको? नहीं। ये मैडम तो मुझे भी मिली थी। कृष्णा के पहले पति सरजू के बारे में पूछ रही थी। क्या? कृष्णा का पहला पति? जी, दूसरा पति गिरीश देवर था कृष्णा का, लेकिन सरजू के मौत के बाद उन दोनों ने शादी कर ली। अच्छा, ये फाल्गुनी सरजू के बारे में क्यों पूछ रही थी? यही कि सरजू की मौत कैसे हो गई। क्या आप हमें बता सकती हैं कि सरजू की मौत कैसे हुई थी? सर, गिरीश और कृष्णा कहते हैं कि सरजू भैंस खरीदने जा रहा था तो कोई गाड़ी मार गई उसको, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों ने उसे मारा होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? सरजू को शक था कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। हमको धोखा दोगे तो यहीं पे जान से मार दूंगा। और एक बात, सरजू के मौत के 2 महीने पहले से वो काफी बीमार चल रहा था, खाट से उठा तक नहीं जा रहा था उसे। ऐसे में वो खुद पैदल चल के हाईवे तक कैसे जाएगा? मुझे लग रहा है सर, फाल्गुनी यहाँ सरजू की मौत का राज पता करने ही आई होगी। फाल्गुनी एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी। इस तरह के लोग तभी इन्वेस्टिगेट करते हैं जब उन्हें कोई हायर करे। इस छोटे से गांव में कौन ऐसा होगा जिसने फाल्गुनी को हायर किया हो? हमें ना लोकल पुलिस से कंफर्म करना चाहिए कि सरजू का एक्सीडेंटल केस में कोई फाउल प्ले था क्या, और क्या वाकई में यहाँ ऐसे राज दफन है जो फाल्गुनी की हत्या का कारण बने। अरे अरे तुम डर क्यों रही हो? ये डॉल तुम्हारी मम्मी ने दी है तुम्हारे लिए। मम्मी ने? हाँ, मम्मी ने ऑर्डर पहले की होगी, बस पार्सल आ जाया है। राघव, जरा इधर आना। हाँ हाँ आ रहा हूँ। मम्मा, जाना सच में जरूरी है? हाँ बेटा, बहुत जरूरी है। वरना तुम ही बताओ, मम्मा तुमसे दूर इतने दिन के लिए रह सकती है? लेकिन आजकल आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता है। सॉरी बेटा, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। मम्मा, आपने मेरे लिए डॉल ऑर्डर की थी, मैं आपको कहाँ से ऑर्डर करूं ताकि आप जल्दी से मेरे पास आ जाओ? कहाँ चले गए मम्मा? सरजू कुशवाहा एक्सीडेंट केस में हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आया जिससे कि लगे कि उसका मर्डर हुआ था, और सरजू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये क्लियर था कि उसका एक्सीडेंट ही हुआ था। अच्छा, सरजू का जिस टेम्पो से एक्सीडेंट हुआ था वो सफेद रंग का था ना? नहीं नहीं, सरजू की बीवी ने बयान दिया था कि कोई सफेद रंग का ओल्ड कार था। तो वो जो कार थी उस कार का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। मुझे लगता है पुलिस वाला हमसे कुछ छुपा रहा है। हमें ना बहुत संभल के जांच करनी होगी। अगर फाल्गुनी सरजू के एक्सीडेंट को मर्डर मान रही थी तो जाहिर सी बात है वो लोकल पुलिस पे शक कर रही होगी। शर्मा, पता करो कि फाल्गुनी लोकल पुलिस से मिल रही थी क्या, और याद रहे पूरी एहतियात के साथ। ओके सर। मेरठ पुलिस हमारे घर तक पहुंच गई। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं उनके हत्थे चढ़ा ना तो तुम सबकी पोल खोल दूंगा मैं। डर मत, पुलिस, नेता, प्रशासन सब मेरी जेब में है। सरजू का भूत भटक रहा है, वो ना हमसे बदला लेगा, वो बदला लेगा हमसे। इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। सर, हमने फाल्गुनी की सीडीआर में मौजूद एक एक नंबर को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन हमें अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने फाल्गुनी की डिटेक्टिव एजेंसी को सरजू या फिर मुजफ्फरनगर का कोई भी केस दिया हो। लेकिन सर, जली हुई फाइल से एक अधजला पेपर मिला है। सर, इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये किसी पीएम रिपोर्ट का हिस्सा है, लेकिन सर समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये किसकी पीएम रिपोर्ट का हिस्सा है। सरजू की बॉडी का भी पोस्टमार्टम हुआ था ना? जी हाँ सर, पोस्टमार्टम तो हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुखबीर ने बताया था कि उसकी रिपोर्ट से क्लियर था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। शर्मा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनिपुलेट भी तो की जा सकती है। सरजू की बॉडी का जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था, एक बार उस डॉक्टर से मिलते हैं। क्या हुआ?
स्कूल हो या आस पड़ोस, कोई अगर तुम्हें टच करे ना, तो इस बात की समझ होनी चाहिए तुम्हें कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। क्या होता है मम्मा ये गुड टच बैड टच? मैं समझाती हूँ। पहले तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि बैड टच क्या होता है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर पाल जो पोस्टमार्टम करते हैं कहाँ मिलेंगे? वो बता। डॉक्टर समरपाल जी। इंस्पेक्टर अभिमन्यु चंदर, मेरठ पुलिस। हमें पता चला है कि आपने कड़िया गांव के सरजू कुशवाहा नाम के आदमी की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। सर मैं बहुत सारे विक्टिम का पोस्टमार्टम करता रहता हूँ, मुझे रिकॉर्ड चेक करने होंगे प्लीज। सरजू कुशवाहा, राइट ऑफिसर? एक्सीडेंटल केस है, बॉडी में कई जगह इंजरीज थी और कुछ फ्रैक्चर थे, लेकिन हमें कोई फाउल प्ले नहीं लगा। कुछ दिनों पहले मेरठ में भी एक्सीडेंट हुआ था कि विक्टिम पर जानबूझकर टेम्पो चढ़ा दिया गया था। बहुत एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, पर था वो मर्डर। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? जिस विक्टिम का एक्सीडेंट हुआ था उस विक्टिम का नाम था फाल्गुनी गुप्ता। ये शायद इसके साथ आपने सरजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर की हो। नहीं सर, मैं इस लड़की को नहीं जानता, और सरजू की रिपोर्ट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ शेयर की थी। ठीक है डॉक्टर, हमें इस रिपोर्ट की एक कॉपी चाहिए होगी। मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। थैंक्स डॉक्टर। मैं तो तुम्हें चाहता था, लेकिन तुमने मेरा ध्यान फाल्गुनी की तरफ मोड़ दिया और अब उसके मर्डर का इल्जाम भी मेरी तरफ मोड़ दिया। मुझे पता है ना तू कितना बड़ा कमीना है। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुझे मैं फुल सपोर्ट करूंगा फाल्गुनी के बिजनेस को टेक ओवर करने में। सर कृष्णा और गिरीश अचानक गांव छोड़ के चले गए, पर कहाँ चले गए हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। उनका गायब होना यही इंडिकेट करता है कि सरजू का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। और सर अब तक ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि फाल्गुनी को ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसने दिया होगा। सब पता चलेगा मनीष। देखो ये तो क्लियर होता जा रहा है कि फाल्गुनी की हत्या का सरजू के केस से कनेक्शन। एक काम करो, गिरीश और कृष्णा का लुकआउट नोटिस जारी करवाओ। ढूंढो दोनों। ओके सर। मेरठ पुलिस मेरे हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी है, सरजू और फाल्गुनी के बारे में पूछताछ कर रही थी। देखो अगर इस केस में मेरा नाम आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। किसी का नाम नहीं आएगा, थोड़े दिनों में मेरठ पुलिस झक मार के निकल जाएगी, और अगर ना भी निकली तो उसे भी खरीद लेंगे। वो पुलिस वाला बिकाऊ नहीं लग रहा था, या तो उसका भी ट्रांसफर करवा दो या फिर उसे भी ठिकाने लगवा दो। सर मुझे पता चला है कि सरजू के एक्सीडेंट में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वैसी ही गाड़ी का इस्तेमाल और एक एक्सीडेंट में किया गया था। व्हाट? जी सर, ये केस सनोली विलेज का केस है और इस एक्सीडेंट में दुर्गेश सिन्हा नाम के आदमी की मौत हुई थी। ये दुर्गेश है और इस केस में भी गाड़ी का कुछ पता नहीं चला। आखिर इस मिस्टीरियस व्हीकल की मिस्ट्री क्या है? अगर ये सबके सब मर्डर थे तो फिर ये कौन करवा रहा था और क्यों? फाल्गुनी के मर्डर को भी एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। क्या फाल्गुनी कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिसके पीछे गहरे राज छिपे थे? एक बार दुर्गेश के केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलता है। हमें दुर्गेश के केस में ऐसा कोई फॉल प्ले नजर नहीं आया जिससे लगे कि वो मर्डर हो, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया था कि दुर्गेश की मौत एक्सीडेंट से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाएंगे दुर्गेश की? हाँ श्योर। थैंक यू। ये दुर्गेश की बॉडी का पोस्टमार्टम डॉक्टर समर ने किया था ना? जी सर, ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स तो एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। दोनों रिपोर्ट्स में मौत की वजह एक ही लिखी है। अच्छा शर्मा, ये डॉक्टर समर का सी बनाने का स्टाइल नोटिस किया तुमने? बड़ी अजीब ढंग से सी बनाया है। फाल्गुनी के ऑफिस में हमें एक डायरी मिली थी, उस पर लिखा था सी इज सिमिलर। क्या सी सिमिलर का इंडिकेशन इन्हीं दोनों रिपोर्ट्स का है? पूरे चांसेस। शर्मा, हमें फाल्गुनी के ऑफिस में जली हुई फाइल्स के बीच एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जली हुई कॉपी भी मिली थी, याद है? इसका मतलब फाल्गुनी के पास ये दोनों रिपोर्ट्स थे, और फाल्गुनी सरजू का ही नहीं बल्कि दुर्गेश का केस भी इन्वेस्टिगेट कर रही हो। ये डॉक्टर समर उस दिन से ही हॉस्पिटल नहीं आ रहा है जिस दिन से हम उससे मिलने गए।
डॉक्टर समर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कब से नहीं हुआ घर पे? सर पिछले 3 दिन से घर नहीं आया वो। कविता चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, कोई बताएगा? बताते हैं। सर ये देखिए। इतनी सारी डॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्या ये सब? क्या चल रहा है इस घर के अंदर? सर मेरे बेटे को इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया बनाने का शौक है। अरे ये क्या कर दिया आपने? तूने मेरे रूम में कैमरा लगा दिया। अरे मम्मी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अपने रिमोट आई को टेस्ट कर रहा था। है कहाँ वो? फोन भी बंद कर रखा है उसने अपना। सर मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता है, अपनी मर्जी का मालिक है वो। ये दुर्गेश सिन्हा यही रहते थे ना? जी हाँ। देखिए, उनकी मौत कैसे हुई इसके बारे में आपसे बात करनी है हमें। इस लड़की को पहचानती हैं? नहीं। आप जरा गौर से देखिए, शायद आपको कुछ याद है। बोला ना नहीं, और मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से। देखिए, हमारा बात करना बहुत, सुनिए, देखिए हमारी बात सुनिए। अब मम्मा, मैं तो डर गई। मैंने सोचा 2 दिन बाद वापस आई हूँ ना, तो ऐसे सरप्राइज करती तुझे। लेकिन मम्मा, मैं आपको बता नहीं सकती, जब आप चली जाती है तो यहाँ पर फाल्गुनी, तुम आ गई? हाँ मासी। मासी, हाँ रूही ने आपको तंग तो नहीं किया मेरे पीछे से? अरे नहीं, बहुत अच्छे से रही है वो। मम्मा, मैं क्यों नहीं बता पाई आपको वो सब? सर, दुर्गेश की बीवी का ऐसा रवैया देख के ताज्जुब हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरजू की तरह दुर्गेश की मौत की हकीकत भी कुछ और ही है। मैंने मॉर्चरी में पता किया, पिछले 3 महीने में डॉक्टर समर ने 15 बॉडीज का पोस्टमार्टम किया और उन 15 में से 9 एक्सीडेंटल केसेस हैं। तो क्या ऐसे और भी केसेस हैं? इस डायरी में ना कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये विक्टिम्स के नामों का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। जैसे सरजू का सरनेम है कुशवाहा, यानी कि सरजू कुशवाहा, और ये देखो ये 7वें नंबर पे लिखा है SK। ऐसे ही दुर्गेश का सरनेम है सिन्हा, यानी कि दुर्गेश सिन्हा, और ये यहाँ 9वें नंबर पे लिखा है DS। ऐसी जो बाकी के विक्टिम्स हैं उनके भी नाम और सरनेम के अल्फाबेट्स मैच हो रहे हैं। माय गॉड, अमीन सर, ये केस तो हमारी सोच से भी परे का निकला। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि फाल्गुनी से ये सब इन्वेस्टिगेट कौन करवा रहा था। सर ये फाइल। सर ये विपिन है, दुर्गेश सिन्हा का पड़ोसी और दोस्त भी। दुर्गेश के बारे में आपको कुछ बताना चाहता है। बोलो। सर भले ही दुर्गेश की बीवी और सब लोग ये मानते हैं कि दुर्गेश की मौत एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन सर दुर्गेश तो कैंसर पेशेंट था, वो तो चल भी नहीं सकता था। व्हाट? उसका इलाज एनटी दीक्षित मेमोरियल अस्पताल में चल रहा था। और सर मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस शाम जब मैं दुर्गेश को मिलने उसके घर गया था तो वो बिस्तर पर ही अपने प्राण छोड़ चुका था। फिर मुझे उसकी पत्नी ने वहाँ से जाने के लिए कहा। उसके बाद मुझे उसी रात को ये पता चला कि दुर्गेश का हाईवे के पास में एक्सीडेंट हो गया है। सरजू के पड़ोसी ने कहा था सर कि सरजू काफी बीमार रहता था और ठीक से चल भी नहीं पाता था। और उसकी वाइफ कृष्णा ने स्टेटमेंट दी थी कि सरजू भैंस लेने जा रहा था, हाईवे पे उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये बहुत बड़ा गेम है शर्मा, इसकी जड़ें ना काफ़ी गहरी है। अच्छा, दुर्गेश के दोस्त ने बताया कि दुर्गेश कैंसर पेशेंट था, एनटी दीक्षित मेमोरियल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। एक काम करो, रिकॉर्ड चेक करो वहाँ पे। हमें कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना होगा। हद, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। नहीं सर, दुर्गेश सिन्हा नाम के सर किसी पेशेंट का रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर, और ना ही सर इस नाम के किसी कैंसर पेशेंट का इलाज हुआ है इस हॉस्पिटल में।
दुर्गेश कैंसर पेशेंट था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला हॉस्पिटल में। लेकिन मैंने इंक्वायरी करवाई। डॉक्टर समन ने जिन 9 और एक्सीडेंटल विक्टिम्स का पोस्टमार्टम किया था, उन सबके केसेस भी सरजू और दुर्गेश के केस की तरह सस्पिशियस थे। और ये सारे के सारे विक्टिम्स लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। ये काफ़ी ताज्जुब भरा है कि ऐसे बैकग्राउंड के लोगों को क्यों और किस मकसद से मारा गया और उनके मर्डर को एक्सीडेंट का रूप दिया गया। हमें ना इस फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेकर बात करनी होगी, तभी हम इस केस की तह तक पहुंच पाएंगे। सर, गिरीश और कृष्णा सहारनपुर के घर में छिपे हुए थे। सहारनपुर पुलिस को उसी घर से उनकी लाशें मिली हैं। क्राइम सीन से सुसाइड नोट मिला था, शायद इन दोनों ने सुसाइड किया। हमने अंजाम की परवाह नहीं की और एक करार कर लिया, मौत से करार। मौत का ऐसा करार कि अब मौत से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। हमारा गुनाह बस इतना है कि हमने अपनी मजबूरी के साथ सौदा कर लिया। देखिए, मैं जानता हूं आपके पति सरजू कुशवाहा को कैंसर है और उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन आपको उनकी मौत के बाद काफ़ी पैसा मिल सकता है। किस बात का पैसा? फिर जैसे ही सरजू की मौत होगी, फिर आपको पैसा मिल जाएगा। कृष्णा को टीबी था, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और सरजू भैया से नफरत थी मुझे, इसलिए मैंने उनसे एक करार कर लिया। लेकिन हमको क्या मिला? सिर्फ 2 लाख रुपए और इतना सारा तनाव। हम अपने पाप के बोझ से दब गए, इसलिए हम दोनों आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब तो बेहद अजीब है सर, ना ऐसा पहले कभी देखा और ना सुना। जैन साहब, तुम मुझ पे गुस्सा हो ना? मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ। और राघव अंकल, वो तो और भी बुरे। उन्होंने मेरे साथ। रूही, राघव ने क्या किया तुम्हारे साथ? देखिए, टारगेट्स तो आप लोगों को अपने अपने पूरे करने ही हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई नई पॉलिसी बेचें तो क्रॉस चेक कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स पूरे। एक्सक्यूज मी, मनीष सिंह जी। एसपी सर ने तो आपको बता ही दिया होगा कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता था। जी, लेकिन हमें ताज्जुब इस बात का है कि इतने समय तक आप चुप क्यों रहे? आपको तो बहुत पहले सामने आ जाना चाहिए था। एक्चुअली हम डिलेमा में थे कि हमारा शक सही है या गलत, और उसी को पुख्ता करने के लिए हमने फाल्गुनी को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में लगाया था। इसके अलावा 4 और डिस्ट्रिक्ट में हम अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो मतलब फाल्गुनी को आपने हायर किया था? जी, फाल्गुनी को मैं 10 साल पहले से जानता था, जब वो एक क्रिमिनल लॉयर के यहाँ काम किया करती थी। वो लॉयर मेरे दोस्त थे, और जब मुझे पता चला कि फाल्गुनी ने डिटेक्टिव एजेंसी स्टार्ट की है, तो मैंने उससे बात की। हमें ऐसे इंसान की तलाश थी जो ग्रास रूट लेवल पर जाकर इस मामले की पूरी सच्चाई सामने ला सके। मुझे क्या करना होगा सर? फाल्गुनी, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 4 महीनों में 183 पॉलिसी होल्डर्स ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम किया है। ये काफ़ी स्ट्रेंज है, क्योंकि ये सारे लोग लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, और पॉलिसी लेने के 1 महीने पहले ही इन लोगों ने अपने पैन कार्ड बनवाए और बैंक में अकाउंट खुलवाए। उसके पहले इनका किसी भी बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं था, और पॉलिसी लेने के 1-1.5 महीने बाद इनका एक्सीडेंट हो गया। सर, इसमें पक्का फाउल प्ले है, वरना इतने सारे लोगों के साथ सेम हादसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि ज़रूर किसी ग्रुप ने या किसी गैंग ने इनसे ये सब करवाया होगा। फाल्गुनी एकदम सही डायरेक्शन में थी। हमें भी हिंट मिलने लगे थे कि इन सब के पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, और इसमें काफ़ी पुलिस वाले और काफ़ी पोस्टमार्टम डॉक्टर्स शामिल हैं। लेकिन इसके पहले कि फाल्गुनी हमें कोई प्रूफ देती, उसका मर्डर हो गया, तब हम श्योर हो गए। हमारे बाकी इन्वेस्टिगेटर्स ने भी हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। 500 से ज़्यादा केसेस हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा इंश्योरेंस क्लेम हुआ है। व्हाट? 500 से ज़्यादा केसेस? मतलब हम ये मान सकते हैं कि 500 से ज़्यादा लोगों का मर्डर हुआ है जिसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया? शायद, लेकिन इसके पीछे किंगपिन कौन है, किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, वी आर स्टिल क्लूलेस। ये जितने भी सारे केसेस हैं, आप हमें इनकी डिटेल्स दीजिए। जी। हाँ कविता। सर, दुर्गेश की वाइफ सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गई है। वो हमें उन लोगों के बारे में बताना चाहती है जिनके कहने पर उसने दुर्गेश की मौत को एक्सीडेंट की शक्ल देने का प्लान बनाया था। गुड जॉब कविता। कहाँ है दुर्गेश की बीवी?
सर ये तो हमें सब कुछ बताने वाली थी, और इसको भी मार दिया क्या? सर, विटनेस ने बताया कि सफ़ेद रंग का टेम्पो था और टेम्पो इस डायरेक्शन में गया। आगे जो चेक पोस्ट है इन्फॉर्म किया उनको? सर। हेलो, हाँ ओके ठीक है, हम भी बस उसी साइड आ रहे हैं। कंपनी का रीजनल मैनेजर ही कंपनी के साथ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। मुझे कोई फंसा रहा है। ओए फंसा रहा है? हाँ, तेरे गुनाहों की लंबी चेन तोड़ दी हमने। टेम्पो ड्राइवर हिस्ट्री चीटर है। इंस्पेक्टर सदानंद के कहने पर वो तेरा मर्डर कर रहा था। इंस्पेक्टर सदानंद ने तेरे कजन कपिल का नाम लिया है और कपिल ने तुम लोगों की सारी पोल खोल दी है। और भी बहुत सारे लोग शामिल है ना इसमें, और ज्यादातर को तू रास्ते से हटा चुका है, जैसे डॉक्टर समर। इन सबका किंगपिन तू है ना? चलो बोल। ये सब मेरे कज़न कपिल की खुरापात थी। एक दिन दारू के नशे में उसने मुझे बताया कि उसका एक एक्सीडेंट पॉलिसी होल्डर कैंसर का पेशेंट था। कपिल ने उसकी फैमिली के साथ मिलकर ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची कि उसका क्लेम पास हो गया। और यहीं से तुझे इन गुनाहों की तरकीब सूझी? हाँ सर, सबसे पहले हमने ऐसे पेशेंट्स के हॉस्पिटल से डेटा निकालना शुरू किया, और फिर जो फैमिलीज़ मान जाती थी हम उनका अकाउंट खुलवाते थे और उन्हें एक्सीडेंटल पॉलिसी खरीदवाते थे। और जब उनकी मौत हो जाती थी तो उनकी फैमिली हमें बताती थी, फिर हम उनकी लाशों पर से गाड़ियां चढ़ाकर एक्सीडेंट की शक्ल दे देते। सदानंद और सुप्रीत जैसे पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे केसेस को एक्सीडेंटल केसेस बनाकर फाइल बंद कर देते थे, और समर जैसे पोस्टमार्टम डॉक्टर ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते थे जिसमें कोई फाउल प्ले नजर न आए। हाँ सर, हॉस्पिटल रिकॉर्ड से हम उन पेशेंट के नाम गायब करवा देते थे ताकि किसी को पता ना चले कि उन्हें जानलेवा बीमारी थी। एक रिकॉर्ड गायब करने की फीस 35,000 फिक्स थी, और क्लेम करने वाले को तुम लोग 50-50 हज़ार रुपए देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए। उनका बैंक अकाउंट भी खुद ऑपरेट करते थे, और जैसे क्लेम का पैसा अकाउंट में आता था पैसे निकाल के गायब। और फाल्गुनी का कसूर यह था कि उसने तुम्हारे गुनाहों की लंबी चेन का पता लगा लिया था। हाँ सर, वो जिस तरह से मनीष सर को रिपोर्ट कर रही थी वो मेरे लिए खतरा बनती जा रही थी, इसीलिए उसको ख़त्म करना ज़रूरी था, और वो सबूत मिटाने भी ज़रूरी थे जो उसने मेरे खिलाफ जुटाए। सर ये गिरोह इतने बड़े पैमाने पर गुनाहों को इस तरह से अंजाम दे रहा था, ये सोच के भी ताज्जुब हो रहा है। आई थिंक ये इस दशक का सबसे बड़ा स्कैम होगा। हमारा ऐसे केसेस से भी सामना हुआ है जहां पर लोग पॉलिसी के लालच में अपनों का कत्ल तक करवा देते हैं, और यहाँ तक चंद पैसों के लालच में लोग अपने करीबियों की लाशों का सौदा कर रहे थे। ऐसे गुनाहों को देखकर ये नहीं लगता है कि आजकल इंसानियत का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है? सर फाल्गुनी की मौसी ने फाल्गुनी के वर्कर राघव की कंप्लेंट की। वो काफी दिनों से फाल्गुनी की बेटी को मॉलेस्ट कर रहा है।